मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। विद्यार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के रसायन शास्त्र के पाठ संख्या 1 जिसका नाम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है, इसके ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं या जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जा चुके हैं उन सभी सवालों को लिया गया है और ये सभी के सभी सवाल आपके 10वीं की फाइनल परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्त देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए दोस्त, पहला सवाल दिया गया है कि लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है संक्षारण, गैल्वनीकरण, पानी चढ़ाना या विद्युत अपघटन। ये जो सवाल है 2013 में, 2021 में, 2024 में 3 बार पूछा गया सवाल है। तो याद रखिएगा, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को गैल्वनीकरण कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त दिया गया है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। सवाल में क्या दिया है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो ऑप्शन है श्वेत, पीला, लाल या हरा। तो सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। एक और सवाल आपसे पूछा जाता है जो कि आगे दिया गया है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। यदि मालूम है तो आप लोग मार दीजिएगा, हम जानते हैं, लेकिन नहीं याद है तो अभी सस्पेंस छोड़ दीजिए। सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है, ये अभी याद रखिए। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। और जब भी आपको ऐसा सवाल मिलता है तो आप लोग, बहुत सारे छात्र इस सवाल को देखकर डर जाते हैं कि ये देखकर पूछेगा कौन सी अभिक्रिया है। तो मैं आपको इसको आसान तरीका से बताने वाला हूं, तो एक बार ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। सवाल में क्या दिया गया है, जब कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटित किया जाता है तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और ये पूछ रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। जैसे ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। तो याद रखिए, जब भी कोई एक चीज़ टूट के 2 या 2 से अधिक भागों में बट जाता है, जब भी एक बड़ा चीज़ टूटकर 2 या उससे अधिक भागों में बट जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया को ही अपघटन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो जैसे सवाल में दिया गया है, ये कोई बड़ा चीज़ है, चीज़ मानते हैं, ध्यान समझिए। ये कोई बड़ा चीज़ है और इसको तोड़ने पर कितने भागों में टूट गया है? तो 2 भागों में टूट गया है। जब एक बड़ा चीज़ टूटकर 2 या अधिक भागों में बिखर जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया को ही अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब क्लियर हो गया, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो हम लोग का भोजन पचता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया होता है हम लोग के पेट में? संयोजन, अपचयन, उपचयन या विस्थापन अभिक्रिया। तो भोजन का पचना याद रखिएगा, यह एक उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, जब काली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? जब काली चूना पर जल डाला जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो ऑप्शन है ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, विस्फोटक या इनमें से कोई नहीं। तो जब काली चूना पर जल डाला जाता है तो उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। यानी कि जब आप लोग घर में ही देखिएगा, जब भी आप लोग घर में चूना डालते हैं तो चूना पर पानी डालते हैं तो उसमें तो धुआं निकलने लगता है ना, ऊष्मा निकलने लगता है ना, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब काली चूना पर जल डाला जाता है तो उसमें ऊष्मा निकलती है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है अभिकारक, उत्पाद, अभिकारक एवं उत्पाद, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं? सवाल पीछे था कि भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। तो अब अगला सवाल पूछ दिया है कि भाग लेने के बाद नया जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है अभिकारक, प्रतिफल या उत्पाद, अभिकारक एवं उत्पाद या इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नया जो पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल कहा जाता है, उसे उत्पाद कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला सवाल है, खड़िया का रासायनिक नाम क्या है? खड़िया का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो खड़िया का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। इसका सूत्र होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। इसका नाम होता है खड़िया। अगला सवाल है, जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस निकलता है? तो ये याद रखिएगा, इसको ऑप्शन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लोग रट लीजिए कि जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलता है। जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलता है। अगला सवाल हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? ये ऐसे तो ये 3 पार्ट का सवाल है धातु अधातु का, लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा गया इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन है सहसंयोजी, विद्युत संयोजी, कार्बनिक या इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को विद्युत संयोजी कहा जाता है। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? देखिए ये जो सवाल है पीछे वहाँ दूसरा था, यहाँ वाला सवाल दूसरा है। यहाँ वाला सवाल है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, लेकिन वहाँ जो सवाल पूछा गया था, वहाँ सवाल पूछा गया था कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो याद रखिए, सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है, जबकि सिल्वर क्लोराइड का रंग उजला होता है, श्वेत होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया? अभी हमने आपको बताया कि जब CaCO3 को 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक ही सवाल 2 बार रिपीट हो गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दिया गया है कि इनमें से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है? Na2CO3 × 5H2O, Na2CO3 × 10H2O, Na2CO3 H2O, Na2CO3 या 2H2O, यानी कि इनमें से सही कौन है? तो इनमें से सही यदि आप लोग पढ़े हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। Na2CO3 × 10H2O यह वाशिंग सोडा का सूत्र है, धोने का सोडे का सूत्र है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, जिन अभिक्रियाओं से ऊर्जा अवशोषित होती है उसे क्या कहते हैं? अब आप ही लोग ऑप्शन को पढ़िए, आप बताइए कि जिन अभिक्रियाओं से ऊर्जा अवशोषित होता है, यानी कि ऊर्जा को ग्रहण करता है, उसे क्या कहिएगा? ऊष्माक्षेपी कहिएगा कि ऊष्माशोषी कहिएगा कि उपचयन कहिएगा कि संयोजन कहिएगा? तो जिससे ऊर्जा का ऊष्मा का अवशोषण होगा उससे हम लोग दोस्त ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ध्यान से पढ़िए, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी, उपचयन, प्रकाश संश्लेषण या ऊष्माक्षेपी। तो अभी हमने बताया कि जब काली चूना पर पानी डाला जाता है तो उसमें से ऊष्मा निकलता है। जब भी ऊष्मा निकलेगा तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? यदि बुझे हुए चूने का आपको रासायनिक सूत्र याद होगा तो इसका रासायनिक नाम खुद याद हो जाएगा। तो बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? तो ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो कैथोड किरणों से हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, उपचयन में क्या होता है? उपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीजन का संयोग या इनमें से कोई नहीं? इनमें से सभी। तो उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन का संयोग, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस निकलता है? हमने अभी आपको बताया, याद रखिएगा, जब भी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हमेशा उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दिया गया है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया, यहाँ पर तीर गायब हो गया, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अभी पीछे हमने आपको बताया कि जब एक बड़ा चीज
टूट के दो या अधिक भागों में बिखर जाता है तो उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन इसका उल्टा पढ़िए कि जब दो या दो से अधिक चीज़ मिलकर एक बड़ा चीज़ बना लेता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो गो बड़का बड़का है, बड़का बड़का मिलाकर उससे एक और बड़ा बन गया, उसे क्या कहिएगा? तो उसे आपको संयोजन अभिक्रिया कहना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दोस्त दिया गया कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर जो है ये आपको अभी याद रख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिट गया है, कट गया है, ये आपका एक विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, एक व्यक्ति जो है इधर उधर अपना बदलते रहता है। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये है आपका ए और ई बी, अब मिल के बन गया है, एक है साथ में सी। इसका विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, ए रहेगा, अब बी उधर हो गया, सी यहाँ पर आएगा, अपना साता को प्लॉट कर देगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। यदि यहाँ पर लिखा होता तो हम और आपको बढ़िया से समझाने का प्रयास करते हैं। तो अभी फिलहाल याद रखिए कि यह सवाल को छोड़ दीजिए, याद क्या रखिएगा। अगला सवाल देखिए, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन है उपचयन, संयोजन, अपचयन या ऊष्माशोषी। याद रखिएगा, श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दिया गया है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन है ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी या प्रतिस्थापन। चलिए एक बात बताइए, कहीं आपको शादी विवाह है, शादी विवाह का खाना कहीं रोड पर फेंक दिया जाता है, जो बचा हुआ खाना है फेंक दिया जाता है, और वहाँ से आप गुजरते हैं तो क्या आपको गंध देता है? क्या वहाँ पर आपको गर्माहट महसूस होती है? तो गर्माहट क्यों महसूस होती है? क्योंकि जो खराब खाना है उसमें से ऊष्मा निकलता है, और जैसे ही ऊष्मा निकलता है, ऊष्मा का फैलाव होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? तो सबसे पहले जल के अणु में, तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O। सबसे पहले किसका पूछा, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का कितना अणु है, 2 गो। ऑक्सीजन का कितना है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर एक ही है, तो इसीलिए हम बोलेंगे 2:1। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 1:2 मत बताइएगा। फिर मैं बताता हूँ क्या बताया कि जल का, तो जल का सूत्र होता है H2O। तो पूछा गया पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन का 2 गो, ऑक्सीजन का 1 गो, 2:1। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है? अपचयन, उपचयन, संक्षारण या इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का संयोग उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया? चलिए यहाँ पर हम आपको समझा सकते हैं यह किस प्रकार की अभिक्रिया। जैसे मान के चलिए यहाँ पर अकेले बंदा है, Zn को मान लेते हैं A, कॉपर को मान लेते हैं हम B, और इसके साथ में सल्फर ऑक्साइड है, सल्फेट है, सल्फेट SO4 सल्फेट है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग C। अब ध्यान से, जिंक को हमने माना A, कॉपर को हमने माना B, और सल्फेट को माना हमने C। तो देखिए यहाँ पर जो कॉपर है, बी वाला अकेला हो गया, और ये दोनों अपने में क्या हो गया, भरत मिलाप कर दिया। यानी कि जब 3 लोग में एक लोग साइड में हट जाए, 3 लोग में एक लोग साइड में हट जाए और 2 लोग एक ही साथ फिर मिल जाए। मैंने क्या बताया, 3 लोग में एक लोग साइड में हट जाए और 2 लोग फिर से मिल जाए, उसे आपको एकल विस्थापन अभिक्रिया कहना है, उसे आपको विस्थापन अभिक्रिया कहना है। तो यह क्या हो जाएगा दोस्त, यह विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। अगला सवाल है, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है तापीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, आणविक वियोजन या इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन पढ़ते रहिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है उपचयन, अपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन के ह्रास को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है,
वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने के उपचयन की गति क्या हो जाती है, यानी कि जिस बर्तन में वायु प्रवेश नहीं करता है उसमें उपचयन की गति क्या हो जाती है, धीमी, तीव्र, बराबर या अति तीव्र। तो वायुरोध बर्तनों में खाद्य पदार्थों में उपचयन की जो गति है एकदम धीमी हो जाती है, वहाँ जल्दी भोजन खराब नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हम आपको ऑप्शन बोल दे रहे हैं, आप लोग जल्दी से आंसर बताइए। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो हमने आपको बताया कि जब दो चीज़ मिलकर एक बड़ा वाला बनाए तो उसको आपको संयोजन अभिक्रिया कहना, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, इनमें से ऑक्सीकरण की क्रिया कौन नहीं है। ऑक्सीकरण की क्रिया इनमें से कौन नहीं है। तो ऑप्शन है दहन, श्वसन, भोजन का पचने या अवक्षेपण। तो अवक्षेपण जो है यह ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, जबकि दहन, श्वसन, भोजन का पचन ये सब उपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है, ऑक्सीकरण के अंतर्गत आता है। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन समीकरण संतुलित है। संतुलित किसे कहते हैं, जब दोनों तरफ तीर के बायां तरफ और तीर के दाहिना तरफ दोनों बराबर बराबर हो जाएगा, उसी को आपको कहना है संतुलित समीकरण। जैसे यहाँ पर Mg एगो है, Mg एगो, यहाँ पर ऑक्सीजन दूगो है, यहाँ पर ऑक्सीजन एगो है, तो ये संतुलित समीकरण नहीं है। अगला देखिए, यहाँ पर जिंक एगो है, जिंक एगो है, हाइड्रोजन दूगो है, हाइड्रोजन दूगो है, सल्फेट 4 गो है, सल्फेट 4 गो, यानी सल्फेट एगो है, सल्फेट एगो है, दोनों तरफ से ये क्या है, बराबर, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, संतुलित समीकरण। यहाँ पर क्लोरीन दूगो है, क्लोरीन 3 गो है, बराबर नहीं है। यहाँ पर क्लोरीन हाइड्रोजन दू गो है, यहाँ पर एक गो है, इसीलिए बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो ऑप्शन है ओजोन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला और हम लोग का अंतिम सवाल, वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। ये तो सवाल अभी हमने आपको बताया। वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है विस्थापन, द्विविस्थापन, संयोजन या अवक्षेपण। तो वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर से 35 ऑब्जेक्टिव सवालों को देख लिया। अब यही 35 ऑब्जेक्टिव सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी आई हैं। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।